आज मुझे अपनी कहानी सुनानी है। बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूं, अपने बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो आप लोग थोड़ा सा उत्सुक है सुनने के लिए? चलिए, मैं भी उत्सुक हूं और एक्साइटेड हूं और नर्वस हूं आप लोगों को अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो साथियों, मेरा नाम लोकेश देवांगन है। आप सभी जानते हैं मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और बेसिकली मेरा जन्म, मेरी पैदाइश, मेरा सारा कुछ रायपुर में हुआ है। जिसको बोलते हैं ना, पला बढ़ा सारा कुछ, मेरी कर्म भूमि सब कुछ रायपुर में रहा है। साथियों, मैं रायपुर में जन्म लिया और बेसिक एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। मेरी बचपन की कहानी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होंगी शायद, कि मैं जब बेहद छोटा था, मैं केवल 10 महीने का था, 10 महीना, 1 साल का भी नहीं था, मैं केवल 10 महीने का था, तब मेरे सर से मेरे पिताजी का साया हट गया था। केवल 10 महीने का था। और केवल जब 10 महीने का था और मेरे बड़े भैया लगभग 3 साढ़े 3 साल के थे और मेरी मम्मी केवल 19 साल की थी उस समय। उस जमाने में मेरी मम्मी केवल 19 साल की थी और ऐसी परिस्थिति में जहां पे मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और हम लोग बेसिकली मम्मी का जो गांव था वो धमतरी था और शादी हुई थी रायपुर। तो जब पापा जी एक्सपायर हो गए, सर से पिताजी का साया हट गया, तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, धमतरी वापस गई और वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। क्यों पढ़ाई कंप्लीट की? आज हमारी ट्रेनिंग में आप लोगों ने अटेंड किया होगा। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों। अगर आपको पता है कि कोई चीज क्यों करना है ना, तो सारी फिर कठिनाई हम लांग जाते हैं। तो मेरी मम्मी का क्यों क्लियर था। 19 साल की उम्र में उन्होंने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, हम में से अधिकतर लोग हिम्मत हार जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, क्या करबो, चलो ना दूसरी शादी करा दो या सामान्य कुछ और जिंदगी जी ले। लेकिन मेरी मम्मी का क्यों क्लियर था कि नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, इनका अच्छा भविष्य बनाना है। तो पढ़ी लिखी नहीं थी, दुख दर्द था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, गांव गई, वापस पढ़ाई करी 19 साल की उम्र में, जबकि जिंदगी में बहुत तकलीफ थी और हमारा गांव भी ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाले घर से थे, ठीक है। पढ़ाई की और वापस आकर पापा की जगह पे जॉब ज्वाइन करी और लगभग 21 साल की उम्र में आकर जॉब ज्वाइन करी। और देखा जाए तो जिंदगी में बेहद तकलीफ थी, लेकिन उस तकलीफ को वो क्यों पार कर गई, क्योंकि उनकी जिंदगी का क्यों क्लियर था कि मुझे अपने दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। जबकि उनके पास भी शायद उस समय चॉइसेस रही होंगी कि क्या और किया जा सकता है, पर उन्होंने सबसे कठिन रास्तों का चुनाव किया। एक 19 साल की लड़की के लिए जिनकी जिंदगी में बहुत तकलीफ था, उनके लिए सबसे सरल रास्ता बहुत सारे अवेलेबल रहे होंगे। आप भी गांव खेड़े के लोग हैं, आप जानते होंगे कि भैया सरल रास्ते क्या हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी में मैंने हमेशा एक चीज सीखा है, जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं वो कभी भी ना क्या नहीं होता, सरल रास्तों से नहीं मिलता। अगर सरल रास्तों से बड़ी सफलताएं मिलती तो आज बाहर में कोई झाड़ू क्यों मार रहा होता, बाहर में कोई रिक्शा क्यों चला रहा होता। तो जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं वो कहां से मिलती हैं? थोड़े कठिन काम से मिलती। कहां से मिलती है? थोड़े कठिन काम से मिलती हैं। तो उन्होंने कठिन रास्ता चुना और वापस आकर रायपुर में बेहद कम उम्र में नौकरी ज्वाइन करी और अकेले रहकर दोनों बच्चों की परवरिश करनी शुरू करी। ऐसी परिस्थितियों में मैं पला बढ़ा। तो बचपन में जब मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ देखी ना, तो एक चीज समझ में आया कि भैया, जिंदगी एक बार मिली है, समय एक बार मिला है, या तो जिंदगी को कुछ कर लो या जिंदगी को जाने दो। और अधिकतर लोग सरल रास्ता चुन लेते हैं, ले यार जाने दे, कट तो रही है, कटा लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी को पकड़ कर रखते हैं और उसका कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं। और मैंने क्या करने का प्रयास किया, कुछ अच्छा। तो बेहद कम उम्र में मुझे बचपन से सिखा दिया गया था कि पैसे का क्या मोल है, जिंदगी का क्या मोल है, ये बचपन से सिखा दिए थे। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि जिंदगी का क्या महत्व है, मैं अपने जिस मोहल्ले में रहता था रायपुर में, वो पूरा झोपड़पट्टी था, पूरा खपरे वाला घर और बेहद लो स्केल के लोग थे, क्योंकि उस समय मम्मी के पास केवल इतना ही पैसा था कि हम लो स्केल वाले घर में रह सकते थे। लेकिन उस लो स्केल वाले जगह पे, जिस जगह पे मैं रहता था, उस एरिया का सबसे ज्यादा पढ़ाकू और सबसे ज्यादा नंबर 1 आने वाला लड़का बन गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, 5वीं तक मैं हर बार फर्स्ट आया हूं। केवल 4थी में एक बार मैं तब भी आया था फर्स्ट, लेकिन तब 2 लड़कों का सेम मार्क आया था। मान लो जैसे 98 आया तो एक और लड़के का 98 आया था। तो प्रिंसिपल ने वहां के बोले, लोकेश तो हर बार फर्स्ट आता है, चलो एक बार इसको भी फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद मैं आधे घंटे तक रोया था स्कूल में बैठ के कि मुझे सेकंड क्यों दे दिए। तो बचपन से मेहनत के और जिंदगी के प्रति ना क्या सिखाया गया,
जिंदगी को बड़े सीरियसली लेना है। मैं 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो गया। नवोदय विद्यालय जानते होंगे, गवर्नमेंट का स्कूल है जहां अपने एरिया के सबसे ब्रिलियंट बच्चों को गवर्नमेंट फिर फ्री में पढ़ाती है। उसके लिए आपका टॉपर होना जरूरी है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सारा क्लियर करने के बाद नवोदय गया। नवोदय में पढ़ाई किया, वहां से बाहर निकला, लेकिन नवोदय में पढ़ते पढ़ते और जिंदगी में एक चीज समझ में आया, मैं अपने घर वालों को भी देखता था कि नौकरी करके ना जिंदगी में कभी बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा था। मेरी मम्मी जॉब करती थी, मेरे जितने भी रिश्तेदार 90% रिश्तेदार मेरे नौकरी करते थे। फिर मुझे एक चीज समझ में आया, नौकरी से जिंदगी चल जाती है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं मिलती है। तो मैं कुछ अलग करने का सोचा और नवोदय विद्यालय में एक चीज मेरे अंदर अच्छा गुण भर दिया गया। नवोदय विद्यालय में हर शनिवार को बाल सभाएं होती हैं। अगर आप लोग को शायद कुछ पता होगा, हर शनिवार को बाल सभा होती है। बाल सभा मतलब ऐसा बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे स्टेज बना होता है। हर शनिवार को हर क्लास से कुछ बच्चों को स्टेज में जाके परफॉर्म करना होता है ताकि हर बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने। तो उस नवोदय विद्यालय से मैंने एक्टिंग करना सीखा, क्योंकि हर शनिवार को मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया जाता था। और मैं बताऊं, मेरी जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी। लोग आज मुझे एक्टर के रूप में जानते हैं। नवोदय विद्यालय में जब पहली बार मेरे जो वार्डन थे उन्होंने बोला कि लोकेश, तेरे को स्टेज में जाके आज डांस करना है। पहली बार मुझे गाना गाने बोले थे, उसमें भी अकेले नहीं, 10 लोगों के साथ गाना गाना था। नन्ना मुन्ना राही हूं, 10 लोगों के साथ गाना गाना है। उसमें से 10वां मैं था, सबसे पीछे खड़ा हुआ और मेरा हाथ पैर कांप रहा है। और मैं सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर प्लीज मेरे को स्टेज में मत भेजो, मैं स्टेज नहीं जाऊंगा। लेकिन उस समय नवोदय विद्यालय में मैं अपने वार्डन का बहुत प्रिय था। मेरा बैग बोरिया बिस्तर रहता था हॉस्टल में, पर मैं रहता था 24 घंटे वार्डन के कमरे में या वार्डन के घर में। तो इतना प्यारा था मैं अपने वार्डन का। तो बोले, देख अगर आज तू स्टेज में नहीं गया ना तो तेरे को मैं अपने ना घर से निकाल दूंगा, तू जा हॉस्टल में रहना। बोला नहीं यार, इतने अच्छे मेरे मतलब टीचर हैं वहां पे, अरुण कुमार द्विवेदी सर थे, उनके साथ रहना मुझे मंजूर था। इसलिए मैं बोला भले मुझे एक्टिंग डांस है, गाना नहीं आता, मैं डांस करूंगा, वहां पे गाना गाऊंगा। चूंकि मेरा फिर क्यों क्लियर था, मुझे अपने टीचर हैं, गुरुजी थे, उनके घर में रहना करके मैं स्टेज में पहली बार गया। और वो पहली बार गया और उसके बाद हर शनिवार को गया, जाता रहा और जा के इतना हो गया कि जब मैं 12th के बाद जब मैंने कुछ करने का सोचा तो मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या आ गया था, एक्टर भर गया था। केवल कहां से हुआ, एक शुरुआत से। हर बार एक क्यों मेरी जिंदगी में ना सबसे बड़ा था कि क्यों क्लियर होता गया। मैं 12वीं के बाद जब बाहर आया और पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने बीकॉम करना शुरू किया, तभी मेरे को 12वीं के बाद से ही फिर से मैं रायपुर में आया। तो प्रोफेशनल थिएटर जो होते हैं ना, प्रोफेशनल थिएटर जो बड़े बड़े जाके ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, उसमें मैं ज्वाइन हुआ। और जब ज्वाइन हुआ तो मुझे ऊपर वाले की दया से, मैं 6वीं क्लास से एक्टिंग कर रहा था और बाहर आके प्रोफेशनल थिएटर्स को ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। मेरे अंदर कुछ गुण आ गए थे क्योंकि लंबे समय से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे ज्यादा काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये सब कर ही रहा था कि मुझे ऑलरेडी, मैं पढ़ाई कर रहा हूं बीकॉम की और मुझे हीरो के ना ऑफर आने शुरू हो गए थे। मुझे पहला एल्बम, मैं एक जगह कहीं डांस कर रहा था, तब वो डांस को देखकर मुझे एक छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्टर ने डरते हुए पूछा कि लोकेश क्या एक एल्बम करेगा। मैं बोला हाँ कर लूंगा। और मुझे उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि तब तक मैं अपने आप को निखार चुका था। और जब मैं एक्टिंग करना शुरू किया, ऊपर वाले के दया से फिर ऐसा हुआ कि मैं बहुत मेहनत किया और छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, जिस समय मैं एल्बम करता था, एल्बम का मैं किंग था। सबसे ज्यादा पेमेंट मैं लेता था और सबसे ज्यादा रोज शूटिंग करने वाला व्यक्ति मैं बन गया था। और ये करते करते शुरू के 6-7 साल, 8 साल तो हवा की तरह निकल गए, पता ही नहीं चला कि कैसे निकले। क्योंकि रोज शूटिंग में जाना, दिन भर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया हीरोइन के साथ डांस करना, शाम को गड्डी लेकर आना। किसको मजा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा मजा? सबको मजा आएगा। आज ये वाले लोकेशन में गए, आज ये वाले लोकेशन में गए, आज यहां शूटिंग किया। जहां शूटिंग में जाता था, मजेदार बात है, वहां भी कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था। शूटिंग का नहीं, कुछ ना कुछ लोग आए होते थे टूरिस्ट स्पॉट में, वो लोग ना मुझे देख के अपने साथ खाना खाने के लिए बुला लेते थे, आना भी आप हमारे साथ खाना खाना। तो अच्छा खाने को भी मिलता था। तो बहुत अच्छी जिंदगी जिया मैं 8 साल तक। लेकिन इन 8 सालों के बाद यह समझ में आने लगा कि यहां मेरी तरक्की ज्यादा नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही? मेरी तरक्की ज्यादा नहीं हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया कि यार इससे ज्यादा तरक्की कैसे हो सकती है। तो फिर मेरी ज्यादा तरक्की के लिए मैंने बॉम्बे का रुख किया कि चलो मुंबई जाता हूं, मुंबई जाकर ना क्या करूंगा, वहां एक्टिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ अच्छी जिंदगी बनेगी, कुछ बड़े सीरियल्स करूंगा, बड़ी फिल्में करूंगा। और मैं लगभग 2.5 साल तक बॉम्बे में रहा।
और जिन 2.5 सालों में जो स्ट्रगल पीरियड बोलते हैं, उस 2.5 सालों में मेरा स्ट्रगल पीरियड लगभग खत्म होने को था। शुरू में गया तो ज्यादा काम नहीं मिला, केवल एक चीज सुनने को मिलता था, नो। हम लोग को बोलते हैं ना, रिजेक्शन अगर आपने झेल लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बॉम्बे गया तो मुझे भी वहां ना रिजेक्शन सिखाया गया। मैं जहां जाता था बोलता था कि मुझे मैं क्या आपके रोल के लिए फिट हूं, मुझे ऑडिशन देने दीजिए। वो लोग मेरा ऑडिशन नहीं लेते थे, बोलते थे नहीं नहीं आप फिट नहीं हो। उनको थोड़ी ना पता था मैं छत्तीसगढ़ का हीरो हूं, उनको क्या लगता था कोई एक्टर बनने आया है। इतना रिजेक्शन झेला, लेकिन करते करते कुछ लिंक्स बने और लगातार मुझे सीरियल्स मिलने शुरू हुए। लगातार अब मैं सीरियल करने लग गया। लेकिन इसी बीच में कुछ बड़े बड़े लोगों से दोस्ती भी हुई, बड़े बड़े एक्टर से दोस्ती हुई, बड़े बड़े डायरेक्टर से दोस्ती हुई। लेकिन जब इन लोगों से दोस्ती हुई तो एक चीज पता चला, जितने भी एक्टर और डायरेक्टर हैं या जितने लोग भी एक्टिंग फील्ड में हैं, वो अपने साथ मेन काम करते करते, एक्टिंग का काम करते करते साइड में कुछ ना कुछ और काम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि भैया एक्टिंग का धंधा कल को अचानक नहीं चला, तब कल को कुछ ऐसा हो गया कि एक्टिंग का काम ही नहीं चल रहा है, तब क्या करेंगे? तो मैंने देखा जितने भी एक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स वो अपने साइड बाय साइड कुछ और करते हैं। मेरे भी दिमाग में आया मुझे भी कुछ साइड बाय साइड करना चाहिए। और मैं बॉम्बे में जबकि रेगुलर काम मिल रहा था, मैं रायपुर आया और रायपुर आकर मैं हॉस्टल का बिजनेस शुरू करने वाला था। हॉस्टल, और उसके लिए मैंने 2400 स्क्वायर फीट जमीन भी खरीदा और हॉस्टल का बिजनेस डालने ही वाला था। पर किस्मत ने ऐसा पलटी खाया, उसी समय जब मैं जमीन खरीदा और नक्शा पास होने के लिए गया था नगर निगम में, उसी बीच में मेरे एक दोस्त मेरे घर आया बारिश के दिन में। बोले लोकेश तू कहां है? मैं बोला घर पे हूं। बोले चल तेरे यहां आता हूं। और आया और उन्होंने मुझे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया। और वो बिजनेस प्रेजेंटेशन था सेब शॉप का बिजनेस प्रेजेंटेशन था साथियों। और मजेदार बात है, मेरे सीनियर नीलम सर आए थे मेरे दोस्त के साथ और आधे घंटे में उन्होंने बिजनेस बताया। और क्या बताया मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि यहां से बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे लगा यार एक्टिंग कर रहा हूं, इतने पैसे जितने ये बता रहे हैं उतना तो मैं जिंदगी में भी नहीं सोच सकता अगर मैं केवल छत्तीसगढ़ी फिल्म करता रहा तो। और यहां पे इतने ज्यादा पैसे बताए जा रहे हैं। मैंने उस दिन तुरंत पेमेंट किया और मैंने कहा कि ठीक है करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पेमेंट किया और नीलम सर और मेरा दोस्त है वो जब जैसे घर से गए, मेरी मम्मी इतना डांटी मुझे, ये सब क्या फालतू काम है। आपके घर में भी डांटते कि नहीं डांटते हैं? ये क्या बकवास काम कर रहे हो? नीलम सर बाहर में प्लान बता रहे हैं और मम्मी पीछे दीवार से सुन रही थी क्या क्या हो रहा है। जैसे ये लोग सर लोग पैसा लेके गए, पीछे से गए, जैसे दरवाजा बंद हुआ, जैसे अंदर घुसा, डांट 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 गन चल रहा है, गट 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 गट। बोले क्या नाटकबाजी, कहां फंस गया। इतना बत्ती खाया कि मैं रात भर सो नहीं पाया। एक सामान खरीदा था, सामान खरीदने से मेरा कोई नुकसान तो होने वाला नहीं था, कि होने वाला था, लेकिन उसके बाद इतनी बत्ती पड़ी कि मैं रात भर नहीं सो पाया था। और रात भर नहीं सो पाया और अगले दिन फिर मैं सर से मिलने गया तो मुझे लगा कि यार सर प्रोडक्ट का पैसा वापस कर देंगे शायद। केवल बताऊंगा सर रात भर बत्ती पड़ी, प्रोडक्ट का पैसा शायद वापस करेंगे। लेकिन फिर सर बताए कि यार लोकेश जी ऐसा होता है, चलो आज से मिलाना चालू करो। और मजेदार बात है, मैं अगले कुछ दिन कुछ लोगों से मिलाया और उनमें से 90% लोग मना कर दिए। 90% लोग सर मेरे घर में आते थे, सर बिजनेस बताते थे, मैं सुबह सुबह सर के घर ले जाता था, बिजनेस बताते थे। और अधिकतर लोग मेरे जितने भी शुरुआती जिनको मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन करवाया सर के माध्यम से, वो सब फिल्मी लोग थे। क्योंकि मेरे सारे दोस्त कौन थे? फिल्मी लोग। और फिल्मी लोग क्या थे? सब ठसन में। हम तो हीरो हैं भाई, हम तो हीरोइन है, हम तो कैमरामैन है, हम तो डायरेक्टर है। सब सुन तो लेते थे, लेकिन जब करने बोलते थे, ले यार लोकेश बाद में बताएंगे, ऐसा बोल के चले जाते थे। मैं नीलम सर की तरफ देखता था, क्या हो रहा है सर, है आप बता रहे थे अच्छा बिजनेस है, सब तो सुन सुन के जा रहे हैं, अब कैसे करें। लेकिन नीलम सर धीरज बंधाते थे, बोले लोकेश जी घबराओ मत, ठीक है। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग बिजनेस, कुछ मेरे नजदीकी थे, नियर डियर, उनको समझ में आने लगा कि नहीं यार ये अच्छा काम है, चलो करते हैं, चलो प्रोडक्ट अमाउंट दे देते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और ऐसा करते करते शुरुआत में मैं केवल और केवल इस बिजनेस को करना चाहता था थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए। उस समय मैं जब ज्वाइन किया ना तो लगभग 8-10 दिन बाकी था थाईलैंड ऑफर खत्म होने में, और मैंने लगभग 6 दिन में वो थाईलैंड ऑफर क्वालिफाई किया, केवल 6 दिन में। और मेरे सीनियर ने 3 दिन तक मेरे को साथ दिया कि बोले चलो आपके साथ फील्ड करते हैं। और 3 दिन के बाद चौथे दिन मैं फिर अपने दम से करना चालू किया, क्योंकि उन 3 दिनों में जब मेरे सीनियर ने मुझे सपोर्ट किया तब मुझे पता नहीं था, लेकिन उस चौथे दिन मुझे पता चला कि जो सीनियर मेरे नीलम सर मुझे फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में सबसे कीमती 3 दिन था।
उनके घर में बच्चा होने वाला था और उनकी वाइफ अंजू मैडम जी हॉस्पिटलाइज थी। तो जब मुझे पता चला कि एक व्यक्ति इतना क्रूशियल टाइम, जो इतना सबसे कीमती समय होता है, वो अपने घर में और हॉस्पिटल में देने के बजाय वो मेरे साथ फील्ड कर रहे हैं, मैं नतमस्तक हो गया कि यार ये कमाल का बिजनेस होगा जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। अपने परिवार को भी किनारे रखकर मेरे साथ फील्ड कर रहे हैं, मुझे प्राथमिकता दे रहे हैं। तो चौथे दिन मैंने सर को बोला, या तीसरे दिन रात को बोला कि सर कल से आपको मेरे साथ फील्ड नहीं करना पड़ेगा। और अगले दिन से, केवल बिजनेस में 3 दिन हुआ था मुझे आए, और चौथे दिन से मैं अकेले फील्ड करने निकल गया। और उसके बाद मैंने इतना फील्ड किया कि लगातार फील्ड, खाने का होश नहीं, सोने का होश नहीं, केवल लगातार फील्ड। लेकिन पहले दिन आदमी को समझ में नहीं आता ये सब। और शुरुआत में तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग शुरुआत में करते थे पूरे ड्रेस कोड के साथ, सूट वूट पहनकर, टाई पहनकर फील्ड में निकलते थे। अब मजेदार बात, पहले मैं जो पुराने घर में रहता था बूढ़ा तालाब के पास, मेरे घर के अगल बगल में ना कुछ दुकानें थी। आप में से कुछ लोग मेरे घर आए होंगे तो देखे होंगे। अब मैं जैसी कोट पहनकर निकलता, सब लोग ऐसा देखते, बोलते कुछ नहीं थे पर सब ऐसे हंसते रहते थे, ये देखो कोट पहन के जा रहा है लोगों को फंसाने। मैं नजरों से समझ जाता था ये क्या बोल रहे हैं, और मैं ऐसे सर झुका के जाता था कोट पहन के। क्यों? कुछ लोग हंस रहे हैं मुझे देख के, जैसे आप हंस रहे हो ना, अभी तो खुल के हंस रहे हो। वहां बगल में खुल के नहीं हंसते थे, लेकिन ऐसे मंद मंद देखते थे, ये देखो जा रहा है, वो देखो चला गया लोगों को फंसाने के लिए, चला गया। ठीक ऐसा मुझे मेरा ड्रेस कोड को देखकर मजाक उड़ाते थे और मुझे भी शर्म आती थी। तो शुरू में मैं, नीलम सर बोले थे लोकेश जी कार में फील्ड नहीं करना, एक्टिवा में करता था। तो मैं अपने कोट को ना एक्टिवा डिक्की में डाल देता था और मोहल्ले से निकलने के बाद फिर पहनता था, क्या मोहल्ले वाले नहीं देख रहे हैं। ठीक, शुरू में इतना नेगेटिव लोग मिलते थे, क्योंकि सबको मिलते हैं ना नेगेटिव लोग। कुछ रिश्तेदारों को बताया, हाँ लोकेश ते हीरो बने हंस, लेकिन ये कहाँ काम धंधा पकड़ ले, तो हीरोगिरी काम नहीं चलत का। सब मेरे से पूछते थे कि तेरा हीरोगिरी का काम नहीं चल रहा है क्या, ये क्यों चक्कर में पड़ गया है, ते औ कुछ बतावे था मन कर ले, वो ये सब नहीं करन, ऐसा करके ना मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ रिश्तेदार मेरे घर आते थे, और घर में ना, मेरा घर पहले ऐसा था कि बैठक है और बैठक से पूरा अंदर घर था। तो मैं बैठक में किसी को बैठ के अगर बिजनेस बता रहा होता था, किसी को बिजनेस बता रहा हूं, तो वो मेरे रिश्तेदार आते थे और ऐसा देख के हंसते जाते थे, ये बेवकूफ क्या कर रहा है, ये अभी भी कुछ लोगों को फंसा रहा है। मेरे कुछ रिश्तेदार बोलते थे, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन बन गया ना, पहले रिश्तेदार बोलते थे एक आध दिन देखबे लोकेश पकड़े पर पुलिस आई, और मैं भी घर के सामने जैसे पू पू आवाज आती थी, मैं भी निकलता था, मेरे लिए आए कह रहे ऐसा करके। तो लोग इतने नेगेटिव, मैं जिसको भी बिजनेस बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार थे, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद ये वीडियो भविष्य में अगर मैं कहीं डाल दिया और वो लोग भी देख रहे हैं तो मेरे को पूरा खुल के गाली बकेंगे मेरे घर आके। लेकिन कुछ मेरे भाई है समझ लो, ठीक है, वो लोग जब मिलते थे, और लोकेश के झल्ला फंसा ड्रेस, उनको मैं बोलता था चल भाई बिजनेस करेंगे, नहीं हमन नहीं फंसन, ते दुनिया फंसा हमन नहीं फंसन, के झल्ला फंसा ड्रेस तेला बता। अब वो रायपुर में रहने वाले रिश्तेदार जब मिलते थे तब यही पूछते थे, और हमारा रायपुर में बहुत बड़ी फैमिली है, कहीं ना कहीं हर 15 दिन में मुलाकात हो जाती थी, 15 दिन में मिलते ही आओ कैसे चलत, के झल्ला फंसा। अब गुस्सा तो आता था, एक्शन हीरो था भाई फिल्मों में, एक आध एक्शन इधर भी दिखाऊं, मन तो ऐसा करता था, लेकिन मैं वैसा नहीं किया। मैं बोलता था भाई पूरी दुनिया को फंसा रहा हूं, जिस दिन तुम दोनों को फंसा लूंगा ना, मैं समझूंगा पूरी दुनिया को फंसा लिया। तो बोलते थे हमन नहीं फंसन। मजेदार बात है, ऐसा होता था मेरे जस्ट घर के, पुराने घर के जस्ट बाजू में एक पंचर दुकान था। पंचर दुकान आज भी है मेरे पुराने घर के बाजू में। पहले वो पंचर लगाता था, ठीक है, अभी भी लगाता है, पहले वो अकेले लगाता था, ठीक है। वो व्यक्ति ना, उसको मैं बोला चल यार इसको भी बिजनेस दिखाता हूं, और अपनी कार में बिठा के बिजनेस दिखाने ले गया कि मेरे साथ कार में जाएगा तो आएगा किस में, मेरे साथ कार में तो जाएगा भी, मेरे साथ आएगा भी, तो आते आते पूरा इसको राइड करूंगा। अब उसको मैं ना लेके गया कार में, चल भाई तेरे को बिजनेस दिखाता हूं। तो वो पंचर वाले को भी लेके गया, और जिसके पास मैं बाल कटवाता था उसको भी लेके गया, चला भाई तू भी मेरी कार में बैठ, चल तेरे को लेके जाता हूं। गया, देखे, और जब प्लान खत्म हुआ मैं देखा कहां गए दो जन, ऑटो पकड़ के घर आ गए थे। ठीक, अब उनको मैं फॉलो अप कर रहा हूं, चल भाई करेंगे। अरे यार लोकेश कैसे आदमी हरसते हैं, मैं क्या हो गए, कहां तो हीरोगिरी नहीं चला। जिसको भी मैं बिजनेस बताता था ना, उनका एक ही रहता था, क्या तेरा हीरोगिरी नहीं चल रहा है, क्या हीरोगिरी तेरा फेल हो गया है, तो अब ये क्यों कर रहा है। और मजेदार बात है, वो पंचर वाला खुद नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो जो सैलून वाला था खुद नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सैलून वाला बाल काट रहा है,
भैया आपको पता है आजकल लोकेश ना हीरोगिरी छोड़ के कुछ दूसरा कर रहा है। अच्छा हाँ, क्या कर रहा है? वो कर रहा है, फंस गया। अब मैं कभी उसके पास बाल कटाने जाऊं, कैसे लोकेश भैया आप ये कर रहे हो, सुने हैं पंचर वाला पंचर घिस रहे हैं। पता है भैया लोकेश देवांगन आजकल क्या कर रहा है? लोग मेरे घर आके पूछते थे, अरे यार लोकेश आपके बारे में ये बोल रहे हैं। बोला हाँ सच ही बोल रहे हैं, मैं आजकल वही काम कर रहा हूं। लोग इतना मजाक उड़ाते थे। और मजेदार बात है, जो पंचर वाला इतना मजाक उड़ाता था, जो सैलून वाला इतना मजाक उड़ाता था, आज भी वो पंचर ही घिस रहा है। और उसका बड़ा लड़का वहां पंचर दुकान के बगल में पोहा का दुकान खोल लिया है। और मैं उस समय वैगन आर में था, फिर मैं एक घर खरीद लिया, आज मैं हैरियर खरीद लिया, i20 खरीद लिया, और अब वो बेचारा अभी भी पंचर ही घिस रहे हैं। तो नेगेटिव लोग मिलते हैं, कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव लोग मिलते हैं। मुझे भी ढेर नेगेटिव लोग मिले। मेरे साथ और उल्टा होता था। आप लोग जाते हैं तो लोग ना बिजनेस सुनने से मना करते होंगे, होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ भी होता था। अब मैं गांव में बहुत फील्ड किया हूं। अब गांव में जहां फील्ड किया हूं ना मैं, तो लोगों मेरी खातिरदारी करते थे। अरे लोकेश देवांगन आए हैं, आ भैया आ भैया, ते नॉनवेज खाता? तो पहले मैं खाता था, ठीक है, तो देसी चिकन बन रहा है। पूरी लाइफ में जितना देसी चिकन नहीं खाया जितना फील्ड करते समय खाया हूं, ठीक है। जहां जा रहा हूं बैठना भैया आधा घंटा, तब तक बना थे। मैं कहा ठीक है बना भैया, अब आ गया हूं तो क्या करूं, ठीक है। तब तक प्लान सुनो, प्लान सुना रहा हूं, उसके बाद खाना खिलाते थे। जब मैं फॉलो करने बैठता था, फॉलो अप करने, भैया ये नहीं करेंगे। अब मेरे को बुरा लगता था, इसी के देसी चिकन खा लिया हूं, अब इसका बैंड भी बजाना है मेरे को, क्योंकि फॉलो करेंगे मतलब थोड़ा सा बैंड भी बजाएंगे। लेकिन ये मैं करता था। तो मजेदार क्या होता था, मेरा समय ज्यादा व्यर्थ हुआ, लेकिन फिर भी मजेदार बात क्या था, मैं काम करता गया। लोग नेगेटिव मिलते गए। कई लोग मेरे साथ ना हीरो है बोल के ज्वाइन हो जाते थे, लेकिन उसके बाद काम नहीं करते थे। लेकिन एक चीज है, मैं कितनी भी तकलीफें आई हूं, मैं एक ही चीज की वजह से मैं आगे बढ़ता गया। मैं हर बार ना नीलम सर से बात करता था कि सर मेरा बिजनेस उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, लोग ये हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। नीलम सर एक ही चीज बोलते थे कि लोकेश जी आप ना हर बार ना अपने सपनों को याद करो कि क्यों कर रहे हो इस काम को। नीलम सर अतुल सर जी से बात होती थी तो एक ही चीज बोलते थे कि जब आप रात में सोते हो ना, रात में जब भी सोते हो, एक चीज याद करना कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। नेगेटिविटी जो भी रहेगी ना, बिस्तर में जब सोओगे तो सोचना कि आने वाले भविष्य में आपके पास क्या होगा। आपके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, तब क्या होगा। और ऐसा मैं जब भी बिस्तर में लेटता था, इतना थक क्या होता था कि 5 मिनट में नींद आ जाती थी। लेकिन वो 5 मिनट जब तक नींद नहीं आई है, मैं भविष्य के सपने देख रहा होता था। और क्यों? क्योंकि हम में से हर कोई काम क्यों कर रहे हैं, भविष्य के लिए काम कर रहे हैं ना। कुछ लोग हो सकता है भविष्य नहीं तो कम से कम वर्तमान की 2 रोटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हम सपने देख रहे हैं ना, उन सपनों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बिजनेस चलता गया। बिजनेस में अप एंड डाउन आते गए, लेकिन बिजनेस उस तेजी से नहीं चल रहा था जैसा मैं चलाना चाह रहा था, उस तेजी से नहीं चल रहा था। तभी अचानक एक ऑफर आया, एक ऐसा ऑफर आया जिससे मेरा बिजनेस पूरा क्या हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। एक ऑफर आया, लेकिन उस ऑफर के पहले ना मेरा बिजनेस पूरी तरीके से जीरो था, एकदम जीरो। बिजनेस मेरा चल ही नहीं रहा था, समझ लो। मतलब मैं काम तो कर रहा था लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तभी एक ऑफर आया जिसमें कार क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इतने 3 महीने के भीतर में इतना पेयर सेल करते हैं तो कार क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैंने ना वो कार के लिए मेहनत करना चालू किया, कार के लिए, और कार क्वालिफाई किया, कार क्वालिफाई किया और कार क्वालिफाई किया। उसके बाद बिजनेस जो तेजी से भागा, तो मेरा बिजनेस फिर भागता ही गया, भागता गया। और मजेदार बात है, उन 3 महीनों में, नीलम सर जी को पता है, उन 3 महीनों में मैं तो एक बार ऐसा आया था, मैं 2 दिन के लिए घर से जा रहा हूं करके निकला था फील्ड में। 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन के लिए बोल के निकला था। उस समय मेरे पास वैगन आर थी, वैगन आर में अपना 2 दिन का सामान डाला और निकल गया, फील्ड निकल गया। और जब मैं वापिस आया तो 1 महीने बाद आया। मेरे घर वाले चिंतित, 2 दिन के लिए बोल के गया है, 1 महीना हो गया वापिस ही नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जब 1 महीने बाद वापिस आया तो मैं कार क्वालिफाई करके आया था। तो वही बार बार नीलम सर बोलते थे, लोकेश जी आप जिन चीजों के लिए इस बिजनेस को कर रहे हो ना, उसको याद रखो, कभी ना तबियत खराब नहीं होगी। रियल बता रहा हूं, मेरे जैसा खाने पीने को लेकर नखरे करने वाला आदमी मैं खुद नहीं जानता कोई दूसरे को। मैं इतना नखरे वाला आदमी था। मैं शूटिंग पे जाता था ना, तो शूटिंग का खाना नहीं खाऊंगा, तुम लोग का गंदा खाना, मैं अपने घर से खाना लेके जाता था। या तो फिर उनको बोलता था ये वाले होटल से ले आओ, ये वाले ढाबा से ले आओ, सस्ते सस्ते होटल से लाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। इतना नखरे वाला था। आप शूटिंग वाला अगर कोई पहचान को पता करेंगे, मैं शुरुआत में मेरा नाम नखरे वाला हीरो था, क्योंकि मैं, और नखरा मतलब वहां नहीं दिखाता था, मैं घर से खाना लेके जाता था। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, आप खराब खाना खिलाओगे, तो मैं घर से सुबह 4 बजे भी शूटिंग पे निकलता था, तो घर से खाना ले जाता था। लेकिन जब फील्ड करने आया तो वही मैं याद करता हूं, एक बार की याद है, मैं देवभोग फील्ड करने गया था, और मेरे जैसा नखरे वाला आदमी, एक देवभोग में एक व्यक्ति के साथ मैं फील्ड कर रहा था,
वो बोल रहा है कि सर भूख लगी, चलो ना कुछ खिलाओ। अब देवभोग में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, नाम बड़ा है लेकिन रेस्टोरेंट उस समय नहीं था। एक छोटा सा ना पान ठेला टाइप का था जहां छोटा मोटा कुछ मिल रहा था। तो बोला कचौरी है भैया, मैं कहा दे दे भाई कचौरी। कचौरी खाया तो उसमें जो दही डाला था ना वो इतना पुराना था, उसमें से लार निकलता है ना और एकदम खट्टा होता है ना, वो वाला दिया था। मैं ऐसे आंख बंद करके खा रहा हूं ऐसा, और मेरा जूनियर एक चम्मच खाया, बोलता है सर ये बेकार है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। मैं इसको रख दो, इसका पेमेंट कर दूंगा, आप नया ले लो कुछ दूसरा। वो नया ले लिए। मेरे जैसा नखरा वाले आदमी चुपचाप खा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एक चीज था भैया, मेरा कार क्वालिफाई करना है। ना तबीयत खराब हुआ, ना कभी नींद आई, ना कुछ नहीं हुआ। केवल क्या हुआ, मैं ईमानदारी इस फील्ड के कार क्वालिफाई हुआ। मजेदार बात है ये क्यों हुआ, क्योंकि हर बार मेरे मन में था मुझे भविष्य में क्या चाहिए। लोगों की जिंदगी ना जब इस बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत में आप लोग आए हैं तो अभी सुनेंगे अरे गजब बिजनेस। मैं अपने एक और कॉमेडीज बताता हूं। मेरे भैया के लिए ना लड़की देखने जा रहे थे हम लोग, तो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो मेरे भैया गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल एक्साइज में, अभी जो जीएसटी हो गया है। तो लड़की देखने जाते थे मेरे भैया के लिए। तो उस समय मैं भी यंग था और हीरो था, मेरे बड़े भैया सेंट्रल एक्साइज में और मैं हीरो। तो एक आध दो हम लोग रिश्तेदारों में जाते थे तो कई लोग पूछते थे औ बड़े बाबू मतलब बड़े भैया बोलते थे ते का कर था। भैया बताते थे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ याले पोस्ट में हूँ। हाँ तोर बार तो बने बने लड़की मिल ही। अच्छा ठीक है भाई। मेरे पूछते थे तोरो कुछ साल बाद तोरो शादी की उम्र हो जाए ते का कर था। मैं क्या छत्तीसगढ़ी फिल्म के हीरो हो रहा हूँ, तोर बार तो लड़की खोजना मुश्किल हो ही, ऐसा बोलते थे। अब मजेदार बात है, बोलते ना एक तो नीम चढ़ा ऊपर से करेला का और कुछ बोलते ना, उसी तरह से अब मैं सेब शॉप में आ गया। ठीक, पहले हीरो था, अब मैं सेब शॉप में आ गया। अब मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि अरे लोकेश तेरे लिए कहां से लड़की मिलेगी, तू क्या करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, डायरेक्ट सेलिंग करता है, कौन लड़की देगी। मेरे रिश्तेदार मेरे से ना रिश्ता लेके जाने के लिए घबराते थे कि लोकेश देवांगरा क्या बोल के रिश्ता लेके जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग उतना उस समय तो खास करके बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन मजेदार बात है जब मेरे लिए लड़की देखने निकले तो मेरा चेक इतना उस समय बड़ा बड़ा था। उसी समय मैंने कार क्वालिफाई किया था। मैं जहां भी जाता था अपने हफ्ते की इनकम रखता था, बोलता था पिछले 3 महीने की मेरी इनकम ये है, और जहां भी गया किसी ने मना नहीं किया क्योंकि मेरा इनकम वैसा तगड़ा इनकम था साथियों। और ऊपर वाले के दिया से बहुत अच्छे घर में शादी हुई, बहुत अच्छी वाइफ मिली और आज बहुत हैप्पी फैमिली बोलते ना वैसी फैमिली हूं। तो साथियों कार क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर बिजनेस बढ़ने लगा। और बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन आते हैं। मेरे भी बिजनेस में अप एंड डाउन आए, तो बिजनेस चढ़ता भी था कभी गिरता भी था। उसी समय मैं कभी बिजनेस खींचने के लिए मैं कभी नगरी भाग रहा हूं, कभी मैनपुर भाग रहा हूं, कभी बिलासपुर, कभी मुंगेली, कभी कंवर्धा, कभी जगदलपुर, कभी कोंडागांव, कभी कहां नहीं भागा हूं मैं। बिलासपुर से लेकर जांजगीर चांपा, कुरुद, हर जगह पे, नारायणपुर, पखानजूर, जहां जहां जाके प्रोडक्ट सेल किया हूं। लेकिन इसी बीच में बिजनेस फिर चढ़ता फिर उतर जाता। कुछ लोग आते काम करते और कुछ लोग नहीं भी करते। तो कई बार मैं हताश भी हो जाता था। एमरल्ड मैं टोपाज जब बना, टोपाज तक बिजनेस अच्छा खींचा रहा था, एमरल्ड होते होते मेरा बिजनेस फिर से डाउन चला गया। तो अतुल सर जी के साथ बैठने का मौका मिला था। तो अतुल सर जी से मैंने एक ही चीज कहा कि कई बार आप लोग भी हिम्मत हारते हैं कि नहीं हारते हैं? हारते हैं आप लोग भी। मैं भी हिम्मत हार जाता था कि यार होगा कि नहीं होगा। कई बार हमको भी हमारे मन में आता होगा ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे भी मन में आता था कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और हर बार आता था कि कैसे होगा मेरे से। तो एमरल्ड होने के बाद जब मेरा बिजनेस बेहद डाउन चला गया था तो फिर अतुल सर जी के साथ उस समय मेरे को पहली बार बैठने का मौका मिला था। अतुल सर जी के साथ, तो अतुल सर जी के साथ पहली बार बैठने का मौका मिला तो मेरे ये शब्द थे, अतुल सर जी बगल में बैठे हो बता सकते हैं। मैंने अतुल सर जी को कहा था सर मैं शायद गलत बिजनेस में आ गया हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा लगता है सर, मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है। कब बोल रहा था मैं? एमरल्ड बनने के बाद। अतुल सर जी बगल में बैठे हैं। और ये मैं कहां बोल रहा था? अचानक मार के जो जंगल में जो टाइगर रिसोर्ट है वहां बैठकर बोल रहा था। तो अतुल सर जी ने एक ही चीज समझाया, लोकेश जी एमरल्ड बनते बनते 2500 की टीम कौन खड़ा किया? तो मैं बोला सर मैं ही खड़ा किया हूं। तो बोले ये 2500 का नेटवर्क जब आप खड़े कर सकते हो तो क्यों 10,000 का नेटवर्क भी आप क्यों नहीं खड़े कर सकते? मैं बोला सर हाँ हो सकता है। तो अतुल सर जी एक ही चीज बोले कि डायमंड बनने तक आप ये मत सोचो कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, केवल एक ही काम करना है, काम काम और केवल काम करना है। और रियल में सर उस दिन बहुत बहुत धन्यवाद, जो अगर आप उस दिन नहीं बोले होते तो शायद मैं पिछड़ गया होता। और हर आदमी की जिंदगी में ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लगता है कि नहीं लगता है? किसी को फ्रेशर लेवल पर लगेगा अरे मैं शायद गलत बिजनेस में आ गया, मेरे से नहीं होगा भाई, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमेशा क्यों ये सोचकर हम आए थे बिजनेस में,
बार बार बोलता हूं कि एमराल्ड होने के बाद जब ना बिजनेस मेरा डाउन चला गया था, तो नीलम सर, अतुल सर के साथ बैठा था, तो बोले थे कि लोकेश जी आप हीरो थे, हीरो होने के बाद इस बिजनेस में क्यों आए थे? मैंने कहा सर बड़ा घर खरीदना है, ऑडी मर्सिडीज जैसे बड़े सपने देख कर आया। तो बोले क्या आप पा लिए हो? नहीं पाया हो ना। क्या जब फिल्में फ्लॉप होती हैं तो क्या आप फिल्म छोड़ देते हो? बोले नहीं सर, आपकी फिल्में फ्लॉप होती? मैंने कहा होती है सर। तो यहां भी अगर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहां फिल्में हिट देने के लिए फिर से कोशिश करते हो, यहां भी कोशिश कर लेना। और फिर से मैं मेहनत किया, फिर बिजनेस खड़ा हो गया। और उस समय एमराल्ड होने के बाद मैं कोल्ड कॉलिंग करता था। आप में से कुछ जूनियर को मालूम है कि मैं कोल्ड कॉलिंग करता था। चलो यहां पर मरीन ड्राइव पे बैठ के कोल्ड कॉलिंग करेंगे, कभी धुप्पड़ पेट्रोल पंप के पास, कभी अनुपम गार्डन में कोल्ड कॉलिंग किया करता था एमराल्ड होने के बाद। और उसके बाद फिर बिजनेस खिंचाया, फिर बिजनेस खिंचाया, फिर बिजनेस खिंचाया, तो आज फिर आगे बढ़ता आ गया, फिर आगे बढ़ता आ गया। और फिर आज क्या हो गया, मैं करते 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 आज डायमंड हो गया साथियों। आज 10,000 का नेटवर्क खड़ा हो गया है, 10,000 का नेटवर्क। ठीक है, आज भी तकलीफें आती हैं, लेकिन एक चीज फिर याद आता है, मैं क्यों इस बिजनेस में आया हूं। जिस दिन मैं पहले दिन इस बिजनेस को समझा था, उस दिन एकदम क्लियर कट तो मैं समझ गया था। मैं हमेशा ना जिंदगी में ना, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा, जब भी जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई कठिन समय आएगा ना, तो हमेशा दो रास्ते आपकी जिंदगी में आएंगे। ठीक है, और दो रास्तों में से एक रास्ते में आपको जाना पड़ता है। सही है कि गलत बोल रहा हूं? जैसे मेरे लिए भी लड़की खोज रहे थे, तो दो लड़कियां फाइनल हुई थी, एक लड़की को फाइनल करना था। वैसे ही मुझे एक्टिंग करना है कि नौकरी करना है, हर बार जिंदगी में दो पड़ाव आते हैं। मुझे सेफ शॉप करना है कि हीरोगिरी करना है, दो पड़ाव आते हैं। हम उन दो में से, दो चॉइसेस में से एक चॉइस को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये काम करना है? कैसे सेलेक्ट करते हैं? कैसे सेलेक्ट करते हैं कि दो में से एक काम को करना चाहिए? कैसे सेलेक्ट करते हैं? कैसे सेलेक्ट करते हैं कि भैया किस में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, कौन सा काम ज्यादा बेहतर है? मैं नौकरी छोड़ के हीरोगिरी क्यों किया? मुझे लगा हीरो बनूंगा तो लोग ज्यादा पहचानेंगे, थोड़ा ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लोगों का प्यार ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जिंदगी में जब ऑप्शन आया कि भैया दो में से किसके साथ शादी करनी है, तो मैंने एक आदमी पर्सनली तो जानता नहीं था, लेकिन एक अनुमान लगा करके, हाँ इनके साथ जिंदगी में शायद 2 बार मुलाकात किया, 3 बार मुलाकात किया, तो पता चला कि इनके साथ जिंदगी बेहतर बिता पाऊंगा। सेफ शॉप और एक्टिंग में मैं सेफ शॉप का सिलेक्शन क्यों किया? क्योंकि हर बार एक चीज समझ में आया, मैं जिंदगी भर एक्टिंग कर लूं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में तो शायद ही कभी मर्सिडीज खरीद पाऊं। मेरा तो जब मैं हीरो था ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं हीरो था, मैं रियल में बता रहा हूं, कभी भी मेरा सपना नहीं था कि मैं हैरियर जैसी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। मेरा हीरो था ना, तो मेरे पास वैगन आर था। मेरा जिंदगी का सबसे लास्ट सपना था कि मैं एक ना स्विफ्ट कार खरीद लूं। उस समय जब, आज से लगभग 6-7 साल पहले ना, स्विफ्ट कार मतलब ड्रीम कार हुआ करती थी। आज तो स्विफ्ट कार की तरफ मैं देखता भी नहीं हूं, लेकिन उस जमाने में स्विफ्ट कार मतलब बहुत बड़ा ड्रीम कार। और आज मेरे लिए क्या हो गया, अब 23 लाख की कार खड़ी है, और अगला कार क्या टारगेट होगा? सीधा मर्सिडीज ऑडी का टारगेट है। लेकिन मैं सेलेक्ट कैसे किया? हीरो रहूंगा तो जिंदगी में क्या पाऊंगा, और अगर मैं सेफ शॉप कर गया तो जिंदगी में क्या पाऊंगा। हर बार जिंदगी में ना दो चीजें आएंगी आपके पास कि ये करूं कि ये करूं। और मजेदार बात मालूम क्या है? छोड़ना सबसे आसान काम है। दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? छोड़ देना। ठीक है, और सबसे कठिन काम क्या है? लगे रहना। सबसे कठिन काम क्या है? लगे रहना। उसी काम को लगे रहना, लाख तकलीफ आ रही है फिर भी उस काम में लगे रहना। छोड़ना सबसे आसान काम है, और जितने लोग छोड़ देते हैं कोई भी काम, वो लोग कभी जिंदगी में बड़े सफल नहीं होते। अगर कोई आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ दिया, क्या वो कभी आईएएस बनने वाला है? कोई डायमंड बनने की कोशिश कर रहा है, छोड़ दिया, क्या कभी वो डायमंड बनने वाला है? नहीं। तो छोड़ देना आसान काम है, लगे रहना सबसे कठिन काम है। और चूंकि मैं लगा रहा, अब इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे सीनियर्स को धन्यवाद दूंगा, मेरे सिस्टम को धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से मैं लगा रहा। और लगा रहा तो आज मैं इस लेवल तक आ गया। और आज मैं पलट कर देखता हूं, मैं रियल बता रहा हूं, पलट कर देखता हूं कितनी तकलीफें थी, तो आज मुझे तकलीफें याद नहीं आती। आज मैं जो तकलीफें बता रहा हूं कि एक महीना, मैं जिस समय कार क्वालिफाई किया था, मेरे कुछ जूनियर्स बैठे हैं, उन जूनियर्स को पता है कि सुबह उनके साथ ना नाश्ता करता था, 10 रुपए 15 रुपए का मूंग बड़ा खाते थे, और 10 रुपए 15 रुपए का मूंग बड़ा 6 पीस मिलता था, उसी को खाते थे। और सीधा मैं, दिन में कोई खाना नहीं मिलता था, रात को आता था। और उस समय मैं 1 महीना नगरी में फील्ड किया था। रात में जब मैं आता था तो प्रेम लॉज में रुका करता था, और मेरे को लॉज में आते आते बज जाता था 11-12 बजे, और प्रेम लॉज बंद हो जाता था 10:30 बजे। तो लॉज को मालिक का था ना, मालिक को मैं फोन करता था, तब वो दरवाजा खोलता था। लॉज ही बंद हो गया है तो क्या भोजनालय खुला होगा? तो मैं उस 1.5 महीने के पीरियड में सुबह 6 पीस मूंग बड़ा खाया होता था, और सीधा रात को खाता था केवल कुरकुरे चिप्स
दिन भर कुछ नहीं खाया होता था। तो आज ये केवल कहानियों के रूप में मुझे याद है। शाहरुख खान आज इंडिया नहीं वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे अमीर आदमी है। वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे अमीर एक्टर में से सबसे अमीर एक्टर है। आज अगर आप उससे पूछो कि भाई तुम पहले ना अंधेरी स्टेशन में सोते थे, दोस्तों से 20 रुपए मांगकर फिल्म सिटी जाते थे, क्या याद होगा? याद क्या है? आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, क्या याद है? आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। पीछे तक आवाज आ रही है? आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। आज जैसे अतुल सर जी लोग को देखता हूं, आज इस बिजनेस से करोड़ों कमा लिए हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ऑडी है, तो आज इन लोग क्या करके आगे बढ़े वो याद नहीं होगा, केवल आज कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो याद है। साथियों वही है, एक समय के बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, क्या क्या तकलीफें आज जो झेल रहे हो ना वो कभी याद नहीं रहने वाला है। उस समय बुरा जरूर लगता है। जब मैं 1 महीने तक लगभग उपवास था, 1 महीने तक लगभग उपवास था, उस समय बुरा लगता था कि क्या कर रहा हूं। लेकिन जब आज आगे बढ़ गया हूं तो पता चलता है मैं कितने अच्छे काम के लिए किया। जो भी तकलीफें आएंगी, लोग, मेरे रिश्तेदार लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे सबसे नजदीकी लोग सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ? जो मैं पंचर दुकान वाले की बात कह रहा हूं, मैं पुराने घर के पीछे में एक मंदिर है, वहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ गया था और मंदिर से बाहर निकल रहा था तो पूछता और लोकेश क्या चल रहा है? मैंने कहा भाई वही सेब शॉप जो पहले बताया था, अभी भी वही कर ही रहा है। बोला हाँ यार कर रहा हूं। तो क्या क्या चल रहा है उसमें तेरा? मैंने कहा भाई एक घर खरीद लिया हूं, हैरियर खरीद लिया हूं और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ तू घर खरीद लिया, हैरियर खरीद लिया? हमको पता नहीं चला, मैं कभी देखा नहीं। मतलब अगली बार आऊंगा ना तो माथे में चिपका के लाऊंगा घर और हैरियर को। तो वो बोलता है अरे यार मेरे को तो समझ में नहीं आया कैसा टाइप का बिजनेस है। मैं कहूं तेरे को पंचर दुकान समझ में आया, मेरे को मर्सिडीज और ऑडी समझ में आ रहा है, तो तू अपनी औकात के हिसाब से पंचर घिस रहा है, मैं अपने औकात के हिसाब से सेब शॉप कर रहा हूं। बस समझ रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी समझ होगी। जो 2 लड़के जो मेरे भाई थे बता रहा हूं ना, जो लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, और के झन लफा सा ड्रेस, मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं टोपाज बना था, कुछ पैसे इकट्ठा हुए थे, तब मैंने एक छोटा सा घर लिया था, ठीक है। तो उस घर के जब ओपनिंग में बुलाया था ना, तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं। और मेरी मम्मी बता रही, पहले मैं वो खरीदा था, सॉरी मैं पहले i20 खरीदा था ना, तो जैसे ही i20 खरीदा था तो वही 2 लोग भाई लोग क्या बोलते थे, हाँ i20 खरीदे, एक आध दिन पुलिस आई, लोकेश लगलोक लेगी और कार लगलोक उठा के लेके जाही। कोई पुलिस तो आई नहीं क्योंकि हम तो कोई गलत कर ही नहीं रहते, ठीक है। फिर मैंने खरीद लिया घर। अब घर के उद्घाटन में एक बार नहीं बोल रहे हैं लोकेश बढ़िया करेस, बढ़िया भाई तरक्की करेस, ऐसा ऐसा घर को देख रहे हैं, खाना खाया और बिना बधाई दिए निकल गए, ठीक। और लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ कब तक चल ही देखते हैं। अब उनकी लाइन थी कब तक चलेगा देखते हैं। फिर मेरे इस नए घर के उद्घाटन में आए, अब देखे ऐसा आंख खुला, अरे बाप रे। और क्या बोल रहे हैं, लोकेश तेरी किस्मत अच्छी भाई, और तू टैलेंटेड आदमी, हीरो है तो ये सब कर ही लेगा यार, तू तो अब मतलब क्या बोलते हैं, पैसा पैसे को खींचता भाई, तू पहले से ठीक ठाक था अब और आगे बढ़ गया, उसमें क्या है यार, ठीक है। एक दिन मैं हैरियर खरीद लिया। अब हैरियर खरीद लिया, लोगों की भावनाएं कैसे बदलती हैं, जो आपके लिए भी अब लोगों की भावनाएं और विचार बदलेंगे। एक दिन मैं हैरियर खरीद लिया और अपने एक दीदी के यहाँ खाना खाने गया हूँ, और सब लोग बैठ के कोई कांग्रेस को गाली बक रहा है, कोई मोदी को गाली बक रहा है, और मैं वहां बोर हो रहा हूँ क्योंकि हमको इससे दोनों किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि सब बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। हम बोलते हैं बढ़ेगी भाई, तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती नजर आएगी। तो मैं बोला भाई सब बकवास है, मेरे को तो इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तुझे कहाँ इंटरेस्ट आएगा, तू पैसा वाला है, तेरे को क्या लेना देना है, ऐसा बोल रहा था। मैं भाई मैं पैसा, जिस काम से पैसा वाला बन गया हूं ऐसा लग रहा है, उस काम का तो ऑफर तेरे को भी किया था। अरे भाई मेरी शादी हो गई थी ना उस समय। मतलब देखो लोगों के बहाने कैसे होंगे, बात समझ रहे हैं। लोग ऐसे ऐसे कहानियां बताएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक चीज फिर समझ में आता है, आज लोगों की भावनाएं क्यों चेंज हो गई मेरे लिए। आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, आज मैं थोड़ा सा डायमंड बन गया हूं, आज मैं थोड़े पैसे कमा लिया, आज मैंने घर खरीद लिया, आज मैंने कार खरीद लिया, तो आज लोगों की भावनाएं मेरे लिए चेंज हो गई। लेकिन अगर ये मैं नहीं किया होता तब, एक्चुअल में वास्तव में दुनिया की सच्चाई क्या है, लोग आपको असफल होते देखना चाहते हैं। क्या होते देखना चाहते हैं, क्या होता है सर, टाइम दे सकते हो ना। क्या होता है, हम जिस भीड़ में रहते हैं ना, हम दूसरों को भी वैसी बनाना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता है। जैसे एक वेजिटेरियन है जो कि नॉनवेज नहीं खाता, अगर उसके पास एक नॉन वेजिटेरियन बैठेगा तो क्या बोलेगा वेजिटेरियन, अरे भाई नॉनवेज बेकार है, मत खाया कर, बेकार है, देख तू बेचारा खड़ी मुर्गी को काट दे रहा, बकरे काट दे रहा, कितना दर्द होता होगा, बोलता होगा ना। मान लो एक 4 नॉन वेजिटेरियन के सामने में एक वेजिटेरियन आग बैठ गया, तो क्या बोलेंगे, कैसा आदमी है यार, घास फूस खाता है, एक बार चिकन खा के देख क्या मजा आएगा, ठीक।
5 दारू पीने वाले बैठे हैं, उसमें 2 बिना दारू पीने वाले आ गए, क्या बोलेंगे? ये 2 लोग मूर्ख हैं, क्या करेगा पैसे का, क्या ऊपर लेके जाएगा? आया भाई, पी खा के एंजॉय कर। मतलब लोग क्या करते हैं, भीड़ वाले लोग ना अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, और हम जिन लोगों से मिलते हैं वो कैसे लोग हैं? किसके पास है? मर्सिडीज वाले के पास जाते हैं कि साधारण लोगों के पास जाते हैं? तो क्या वो साधारण आदमी चाहेगा कि ये मर्सिडीज वाला बन जाए? क्या चाहेगा वो? क्यों नहीं चाहेगा कि आप मर्सिडीज वाले बन जाओ? भाई मर्सिडीज लेके तो उसी के पास जाने वाले हो ना, है वो आपका चाचा है, मामा है, तो उसी के पास तो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो क्या खुश होगा? मेरा भांजा आज मर्सिडीज में घूमता और मैं तो साइकिल चलावत हो रे, खुश होगा? सामान्य दुनिया की साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बोलते हैं इसको, कि भैया आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे ना, वो वैसा आपको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप मर्सिडीज वालों के साथ घूमोगे तो आपको भी मर्सिडीज वाला बनाने का प्रयास करेंगे, अगर आप साइकिल वालों के साथ घूमोगे तो साइकिल वाला बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में हम जिनके पास भी जाते हैं वो ना हमें मना करते हैं, क्योंकि उनको ना समझ नहीं रहता और वो अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे भी करते थे, लेकिन तब मैं एक ही चीज जानता था, मेरे सीनियर जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, कि जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको क्या पता होता है क्या सही है क्या गलत है? नहीं होता। तो क्या करता है छोटा बच्चा? क्या करता है? छोटे बच्चे को नहीं पता होता ना, आप में से भी कुछ लोगों के छोटे बच्चे हैं, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत है। बेटा बटन मत छू, बेटा वहां गर्म पानी है उसको हाथ मत लगा, बेटा आग से मत खेल, बेटा चाकू मत छू। क्या करता है वो? माँ बाप की बात को मानता है। तब तो धीरे धीरे सीखता है ना, चल सुबह उठ के ब्रश कर, तो माँ बाप जो बताते हैं उसको करता है, जबकि बच्चे को पता नहीं कि इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। पता होता है क्या? नहीं पता, फिर भी अपने माँ बाप की बात मानता है। क्यों? कि उसको पता है अगर मेरे से बड़े हैं और मेरे अपने हैं तो ये जो बोल रहे होंगे मेरे लिए ठीक बोल रहे होंगे। जबकि उसको मन क्या कर रहा होता है? चिप्स खा लेता, बिना ब्रश करे आज जिंदगी चला लेता, आज नहीं नहाऊंगा ज्यादा अच्छा है, दूध नहीं पीऊंगा तो अच्छा है। ये होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से सीनियर भी ना, हमें कई बार अपने ना समझ भी नहीं आता ना, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमारे सीनियर जो बोल रहे हैं वो। साथियों, और मैं हमेशा, मेरे मन में कई बार पॉजिटिविटी आती थी, नेगेटिविटी आती थी, लेकिन सीनियर जो बोल रहे हैं ना उसको मैं मानता गया। तो आज ऊपर वाले की दया से रायपुर के सबसे महंगे स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती, उससे महंगा स्कूल रायपुर में है ही नहीं। करण जौहर की फिल्में देखते हो ना, कैसा स्कूल दिखता है? हाई फाई बिल्डिंग या तामझाम, वैसा है रायपुर का, उससे महंगा स्कूल कोई है ही नहीं। लेकिन ये चेंजेस कहां आए? एक दिन मैं बड़ी तकलीफ झेला। जितने लोग मना करते रहे, आज वो वही पीछे छूट गए हैं, बता रहा हूं ना। और ये केवल हुआ कैसे? सपने देख रहा था। इसकी वजह से मैं जिस पुराने घर में रहता था, उस पुराने घर में 3 मंजिला घर था। सबसे नीचे फ्लोर में भैया भाभी रहते थे, बीच वाले फ्लोर में मैं और मम्मी रहते थे, और मेरी शादी के बाद ऊपर में मैं अपने लिए एक और फ्लोर बना लिया था कि वहां भी रहूंगा और बीच में रहूंगा और भैया भाभी नीचे रहेंगे, ऐसा करके। लेकिन इस बिजनेस में आया और मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या था? वहीं पे रहना। लेकिन इस बिजनेस में आया, बड़े सपने देखा और आज एक ऐसे घर में चला गया हूं जैसे घर का मैं कभी सपना ही नहीं देखता था। और मजेदार बात है, अब ये मेरी जिंदगी का आखिरी घर नहीं है। अभी भी मैं घर वालों को बोलता हूं कि 6, 7 साल, 8 साल रुको, गिरे हालत में 10 करोड़ के घर में शिफ्ट होंगे। और ये 100% होगा। कैसे होगा? अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते रहे। मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहा और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा। मैं आज भी अपने लिए मेहनत कर रहा था, अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा हूं, और भविष्य में बहुत ईमानदारी से अपने लिए और अपनी टीम के लिए मेहनत करता रहूंगा। आज अगर मैं डायमंड हूं तो भविष्य में अपनी टीम को भी डायमंड बनाने के लिए मेहनत करता रहूंगा। तो आप लोग भी मेहनत करने को तैयार हैं?